Okay, so today I decided to go through few examples क्योंकि 9.1 हमारा हुआ था, 9.2 आज लेंगे, 9.2, 9.3. Why? Because some of you were finding it difficult to understand Kirchhoff's loop law. I hope the thing is now clear. That topic is now clear. अब आपको समझ में आ गया होगा Kirchhoff's loop law, voltage law या फिर second law बोलते हैं उसको. But in any case हम लोगों को प्रैक्टिस करनी चाहिए. So two batteries of 7 volt and 13 volt and internal resistance 1 ohm and 2 ohm respectively are connected in parallel with a resistance of 12 ohm. Find the current through each branch of the circuit and the potential difference across 12 ohm resistance. तो सबसे पहले तो the idea you have to understand according to the given question हमारे पास दो बैटरी है. मैं एक बैटरी यहाँ लगा देता हूँ और दूसरा बैटरी I'll put it here, and these two batteries are connected in parallel with a resistance. Let us put it over here. इन सबको कर देते हैं कनेक्ट. तो ये ऐसा आपका बन जाएगा सर्किट. ओके, सो बैटरीज, लेट अस पुट बैटरीज. हाँ, बाय द वे, यस, देयर इज वन मोर थिंग दैट आई टोल्ड यू. तो ये हम हटा देंगे, हैं हाथ से ही कर लेते हैं. तो हमारे पास एक बैटरी है 7 वोल्ट का, उसका 1 ओम का रेजिस्टेंस है. तो टेक्स्ट बुक क्या करता है, 7 वोल्ट कॉमा 1 ओम ऐसा लिखता है, राइट. एंड दे डोंट शो इंटरनल रेजिस्टेंसेस. सिर्फ यहाँ पे लिख दिया 7 वोल्ट कॉमा 1 ओम. आई डोंट यूज दिस मेथड बिकॉज बहुत बार क्या होता है कि रेजिस्टेंस दिख नहीं रहा है ना, तो स्टूडेंट्स भूल जाते हैं कि रेजिस्टेंस है वहां पे. तो इंटरनल रेजिस्टेंस दिखाने के लिए मैं अलग ट्रिक यूज करता हूं. व्हाट आई डू इज बैटरी के इमीडिएटली बाद इन सीरीज मैं एक रेजिस्टेंस बता ही देता हूं, एंड देन आई पुट सेल एंड रेजिस्टेंस इन डॉटेड स्क्वायर ब्रैकेट, रेक्टेंगुलर ब्रैकेट. इसका मतलब ये होता है कि ये जो 1 ओम का रेजिस्टेंस है वो बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस है, मतलब बैटरी जिस मटेरियल से बना हुआ है उस मटेरियल का रेजिस्टेंस है. तो आई विल ऑलवेज यूज दिस मेथड because I don't like that you get confused or you forget to consider resistances. रेजिस्टेंस लेना ही पड़ेगा इंटरनल, नहीं तो वैल्यूज आंसर्स गलत आएंगे. 13 वोल्ट और 2 ओम यहाँ पे. तो इसके लिए भी आई विल यूज अ डॉटेड स्क्वायर और रेक्टेंगुलर ब्रैकेट जस्ट टू शो कि ये 2 ओम जो है ये 13 वोल्ट की बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस है. अब इन दोनों को पैरेलल में आपने एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कनेक्ट किया हुआ है और ये हो गया आपका सर्किट कंप्लीट. और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस की वैल्यू है 12 ओम. लेट मी गिव सम नेम, ए सी बी एफ डी ई, समथिंग समथिंग लाइक दैट. इसको बी बोल देता हूँ जस्ट टू कीप इट इन एट पार विथ योर टेक्स्ट बुक, राइट. गुड. तो सबसे पहले सर्किट बनाने आना चाहिए क्वेश्चन से. दिस इज अ सर्किट, आई मीन नेटवर्क बेसिकली. देन अब ये पता होना चाहिए कि हाउ द करंट्स विल बी फ्लोइंग. 7 वोल्ट के बैटरी से एक करंट निकलेगा, दैट इज I1, and you should always know current flows from positive terminal towards negative terminal. So directions of current, they are very very important. Similarly 13 वोल्ट की बैटरी से करंट I2 आएगा और C बीइंग अ जंक्शन पॉइंट, यहाँ पे आके करंट कंबाइन हो जाएगा तो I1 प्लस I2 करंट होगा. मतलब 12 ओम रेजिस्टेंस से जो करंट जाएगा दैट विल बी I1 प्लस I2. वापस D बीइंग अ जंक्शन पॉइंट, जंक्शन पॉइंट पे D पॉइंट पे वापस करंट स्प्लिट हो जाएंगे
और यहाँ पे ऊपर D से B जाएगा I1 और D से C जाएगा I2 अगेन, राइट। तो ये आपको पता होना चाहिए, दिस इज मिनिमम रिक्वायरमेंट, ये आपको पता होना चाहिए। ओके, गुड। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन दे आर टेलिंग यू टू फाइंड करंट थ्रू ईच ब्रांच, हर एक ब्रांच से करंट निकालना है, मतलब आपको I1, I2 और I1 प्लस I2 की वैल्यू फाइंड करनी है। तो कैसे सॉल्व करेंगे इसको सॉल्व करना बहुत इजी टास्क है। यू हैव टू कंसिडर लूप्स, अलग अलग आपको लूप लेने पड़ेंगे। तो आई विल स्टार्ट विथ लूप AEFBA। सो कंसिडर लूप AEFBA, मतलब A से E, E से F, F से B, B से A। तो यू हैव टू केयरफुली लुक एट द डायरेक्शंस। जब हम A से E जा रहे हैं, A to E in the circuit, there is no potential drop since there is no resistance. Then when we are going from A to F, we are going to from E to F, मतलब हम लोग सर्किट को ट्रेस E से F कर रहे हैं और करंट भी E से F है। तो you should know that when you are tracing in the direction of current, then the potential drop कितना IR, I कितना है E से F, I1 plus I2, right? So the potential drop is taken to be negative और I into R की बात है तो R 12 है, यहाँ पे resistance is 12 ohm. This should be understood very clearly. अगर एक ब्रांच में रेजिस्टेंस है और वहां से करंट फ्लो हो रहा है तो वहां पे पोटेंशियल ड्रॉप होगा। बस क्वेश्चन इतना ही है कि पोटेंशियल ड्रॉप पॉजिटिव लेंगे कि नेगेटिव लेंगे। अगर आपका ट्रेसिंग का डायरेक्शन और करंट का डायरेक्शन सेम हुआ तो पोटेंशियल ड्रॉप नेगेटिव आएगा, इसलिए मैंने माइनस लिखा है। और पोटेंशियल ड्रॉप मतलब I इंटू आर, आई कितना है I1 प्लस I2 है, आर कितना है 12 ओम है। अब जब F से B जाओगे तो F से B यू डोंट सी एनी रेजिस्टेंस, मतलब देयर इज नो पोटेंशियल ड्रॉप। फिर जब आप B से A आओगे, when you go from B to A, you are still tracing in the direction of current। तो I1 अभी भी B to A है and you are also tracing in the direction of current, तो वापस से माइनस आएगा I1 into resistance is 1 ohm, राइट। और जब आप बैटरी ट्रेस करते हो तो कन्वेंशंस क्या बोलते हैं कि अगर मैं नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल पे ट्रेस कर रहा हूं, क्योंकि हमारा ट्रेसिंग का डायरेक्शन क्या है, B to A, और B to A में बैटरी हम लोग नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहे हैं तो हमेशा प्लस लेंगे। तो प्लस 7 वोल्ट इक्वल टू 0, मतलब मुझे यहां से मिलेगा इन शॉर्ट I1 plus I2 into 12 minus I1, सॉरी प्लस I1 इक्वल टू 7। मतलब मैं सॉल्व करता हूं तो व्हाट आई विल गेट इज ए सिंपल थिंग, 13 I1 plus 12 I2 equal to 7, equation number 1। okay, simple। then I will take a loop CEFDC, नीचे का जो लूप है वो। so now consider another loop which is CEFDC। in this loop C to E there is no potential drop since there is no resistance, E to F there is potential drop which is minus I1 plus I2 into 12। माइनस क्यों मैं वापस बता रहा हूं आपको, माइनस आपको पता होना चाहिए। F to D there is nothing, D to C वापस माइनस बट I2 into 2 ओहम,
और बैटरी आप निगेटिव से पॉजिटिव जंप कर रहे हो तो +13 इक्वल टू 0। तो इसको सॉल्व करो, आपको मिलेगा I1 12 टाइम्स ऑफ I1 प्लस 12 टाइम्स ऑफ I2 प्लस 2I2 इक्वल टू 13। मतलब आफ्टर सॉल्विंग दिस यू विल गेट 12I1 plus 14I2 equal to 13, equation number 2. Correct? Good. Then equation number 1 और equation number 2, दो equation दो unknown you have to solve। दो equation है, दो unknown है, इसको आप solve कर दो। And once you solve this you will find I1 and I2। by the way आप ऐसा भी कर सकते हो, you can just delete this। okay, क्यों बता रहा हूं, बिकॉज वी वॉन्ट टू मेक थिंग्स सिंपलर एंड नॉट कॉम्प्लिकेटेड। सॉल्व करना है तो इजी वे में सॉल्व करो। तो व्हाट आई कैन डू इज आई कैन कॉल दिस एज इक्वेशन नंबर 1। सिंप्लीफाई नहीं किया। सिमिलरली यहाँ पे आई कैन से I1 प्लस I2 इंटू 12 प्लस 2I2 इक्वल टू 13, इक्वेशन नंबर 2। अब आप इक्वेशन नंबर 1 और 2 को सब्ट्रैक्ट कर दो, सॉल्व कर लो, इजी। तो यू कैन जस्ट सब्ट्रैक्ट। सो सॉल्विंग इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, सब्ट्रैक्ट करने के बाद 12I1 प्लस I2, 12I1 प्लस I2 कैंसल हो जाएगा, राइट। यू विल फाइनली एंड अप विथ I1 इज इक्वल टू 2I2 माइनस 6। सब्ट्रैक्ट करने के बाद, दोनों को सब्ट्रैक्ट करने के बाद। और अगर ऐसा अच्छा नहीं लग रहा है लिखने में तो यू कैन राइट I1 माइनस 2I2 इक्वल टू माइनस 6। बात एक ही है, वन एंड द सेम थिंग, राइट। तो दिस इज वन एंड द सेम थिंग। I1 इक्वल टू 2I2 माइनस 6, इक्वेशन नंबर 3। करेक्ट, इजी, वेरी इजी। नाउ हाउ टू सॉल्व दिस, क्योंकि अब हमको तो I1 I2 की वैल्यूज चाहिए, तो आपको ये सॉल्व करना पड़ेगा। I1 I2 की वैल्यू सॉल्व करना पड़ेगा। कैसे सॉल्व करोगे? इजी थिंग, इजी ही है। अब मैं क्या करता हूँ बेसिकली, ये I1 की जो वैल्यू है ये इक्वेशन नंबर 2 में या फिर इक्वेशन नंबर 1 में सब्स्टिट्यूट करके सॉल्व कर लूंगा। तो दोनों मेथड्स है, टू इक्वेशंस टू अननोन वैसा करो, जैसे आपको पसंद आए वैसा करो, बट टू इक्वेशंस टू अननोन एंड यू हैव टू सॉल्व दिस। सो आफ्टर सॉल्विंग बेसिकली you will get values of I1 I2 and I am not going to tell you every step in detail, इतना तो आपको पता ही है, right? So after solving you get I1 is equal to minus 1.526 ampere। I have already done calculations because we have to save time somewhere, and I2 turns out to be 2.237 ampere, right? तो हमको क्या बोला था, फाइंड द करंट थ्रू ईच ब्रांच, मतलब I1 I2 I1 I2 और I1 प्लस I2 की वैल्यू। तो I इक्वल टू I1 प्लस I2, दोनों को ऐड करो तो टोटल करंट यू विल गेट 2.237 माइनस 1.526, 0.7 समथिंग समथिंग, 0.711 एम्पियर। ओके, तो दिस इज इंपॉर्टेंट and this is important। ओके, देन और एक चीज पूछी है, द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 12 ओम रेजिस्टेंस। हमको पता है पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 12 ओम मतलब वोल्टेज अक्रॉस 12 ओम रेजिस्टेंस, दैट इज पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 12 ओम रेजिस्टेंस इज इक्वल टू करंट इनटू रेजिस्टेंस, एंड करंट I is 0.711 into R is 12। तो दैट्स इट, इसको से मल्टीप्लाई करना था
and after multiplying you will get 8.53 volt. Okay, so potential difference across 12 ohm is 8.53 volt. तो how did we solve this question? was simple. हमने यहाँ पे 3 में से 2 लूप यूज किए। 3 लूप है, कौन सा 3 लूप है? A C D B A, मतलब ये ऊपर का एक लूप था, एक नीचे का लूप था और एक पूरा ही लूप था। इन 3 में से 2 लूप यूज करके हमने 2 इक्वेशन, 2 अननोन्स बनाए, उसको सॉल्व किया, I1 I2 की वैल्यू मिल गई। हमको पूछा था व्हाट इज द करंट थ्रू ईच ब्रांच। हमको दिख रहा है जितने भी ब्रांचेस हैं यहाँ पे AC, CE, EF, FD, DC, DB, BA, करंट या तो I1 है या I2 है या I1 प्लस I2 है। तो हमने I1, I2 और I1 प्लस I2 हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया। फिर पूछा था व्हाट इज पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 12 ओम रेजिस्टेंस, तो वो भी हमने सॉल्व कर लिया यहाँ पे, इजी। सो दिस क्वेश्चन वाज वेरी सिंपल। Let's move to next question in the list. For the given network, the current through 4 ohm and 3 ohm, assume that the cells have negligible internal resistance, right? तो basically question complete ही नहीं हुआ है। For the given network, find the current through 4 ohm and 3 ohm for the given network। अभी given network है नहीं यहाँ पे, तो let me take a minute and I'll just paste the diagram here. All right, so we have this network here now. तो 4 ओहम और 3 ओहम रेजिस्टेंस में से करंट कितना है वो फाइंड करना है। और assuming that the cells have negligible internal resistances, मतलब जो बैटरीज लगाई है उनका खुद का रेजिस्टेंस नहीं है ऐसा मान के चलो। तो यहाँ पे भी आपको वही करना है, एक जंक्शन पॉइंट पे आपको चेक करना पड़ेगा व्हाट इज हैपनिंग टू करंट, मतलब F पॉइंट पे, C पॉइंट पे आपको देखना है कि करंट क्या है, राइट। तो यू हैव टू नो फ्रॉम डायग्राम व्हाट यू कैन से इज, सो फ्रॉम Kirchhoff's first law remember is junction law, or you can say it is current law at point F। पॉइंट F पे क्या हो रहा है? I1 और I2 कंबाइन हो रहा है, सो I1 प्लस I2 इज इक्वल टू I3। ये आ गया आपका इक्वेशन नंबर 1 फ्रॉम किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ। वी हैव अप्लाइड किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ एट जंक्शन F, मतलब I3 इज जस्ट I1 प्लस I2, ये पता होना चाहिए। देन अब हम किरचॉफ्स सेकेंड लॉ मतलब लूप लॉ 2 अलग अलग लूप पे अप्लाई करेंगे। यहाँ पे भी 3 लूप है, उसमें से 2 पे अप्लाई करना पड़ेगा। 2 इक्वेशन, 2 अननोन बनाने पड़ेंगे, उसको सॉल्व करना होगा हमको, राइट। सो नाउ अप्लाइंग किरचॉफ्स सेकेंड लॉ टू द लूप पहला लूप कौन सा लूप ले लेंगे पहले? लेट अस से E, F, C, D एंड E। तो जो नीचे का है हमने ये ले लिया। एंड एज आई टोल्ड यू, डजंट मैटर कि आप ट्रेसिंग क्लॉकवाइज में कर रहे हो या एंटी क्लॉकवाइज में कर रहे हो। मैं ऐसा भी लिख सकता था, लूप EDCFE, कोई फर्क नहीं पड़ता, सिर्फ आपको कन्वेंशंस याद होने चाहिए। तो व्हेन आई एम ट्रेसिंग फ्रॉम E to F, there is no resistance, there is no battery, so there is no potential drop, there is no source of EMF. When I am tracing from F to C,
अगर मैं F2C देखूंगा तो F2C मतलब I am actually going from F to C and the current is coming from C to F मतलब I am tracing in the direction opposite to current मतलब potential drop I2 into 3 ohm will be taken to be positive. आप जब करंट के अपोजिट डायरेक्शन में ट्रेस करते हो तो पोटेंशियल ड्रॉप पॉजिटिव लिया जाता है. देन मैं आ गया सी पॉइंट पे, मैं सी से डी जा रहा हूं और करंट I1 भी सी से डी जा रहा है. Current I1 is also going from C to D. So the potential drop will be taken to be negative. So minus I1 into 4. उसके बाद आप D से E आए. D से E you're tracing the battery from negative to its positive terminal. तो आप लिखोगे plus 10 equal to 0. Right? Correct, because you're tracing it from negative to positive terminal. After solving this, you will get 4I1 minus 3I2 simplifying, after simplifying equal to 10, इक्वेशन नंबर 2. तो जो डायग्राम में करंट्स दिए हैं मैंने बस उस करंट्स को और रेजिस्टेंसेस को यूज करके और बैटरी ईएमएफ को यूज करके ट्रेसिंग करके एक इक्वेशन बना लिया है. दैट्स इट, और कुछ भी नहीं है यहाँ पे. अगेन इफ आई टेक अनदर लूप, लेट मी टेक ऊपर का लूप ले लेते हैं अभी, FABCF ले लेते हैं. यू कैन टेक एनी 2 लूप्स आउट ऑफ 3. जस्ट 2 लूप ऐसे सिलेक्ट करने that you have 2 equations and 2 unknowns. So if I apply Kirchhoff's second law to the loop FABCF, F से A जा रहा हूं तो करंट इज I3, रेजिस्टेंस इज 4 एंड आई एम ट्रेसिंग इन द डायरेक्शन ऑफ करंट मतलब -4I3 आएगा. A से B में जब मैं जा रहा हूं तो देयर इज बैटरी एंड आई एम ट्रेसिंग द बैटरी फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव टर्मिनल तो +5 लिखेंगे. B to C there is no potential drop, no EMF, so nothing. C to F हम लोग जा रहे हैं, we are going in the direction of current -3I2 equal to 0. Right? Okay, ऐसा है. Then you know this is 4I3 and I3 is I1 plus I2 plus 3I2 equal to 5. मैंने सिर्फ चलो एक स्टेप बढ़ा ही देता हूं, जस्ट नॉट टू कीप यू इन कंफ्यूजन. दैट्स इट. देन I3 की जगह पे I1 प्लस I2 डाला है, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 4I1 प्लस 4I2 प्लस 3I2 विल गिव मी 7I2 right equal to 5. Equation number 3. Correct? Okay, so if it is correct or not, that is your task to verify if we have written things correct or not. Okay, क्योंकि यहाँ पे होती है गलती, यहाँ पे होती है गड़बड़. तो हमने जब लूप अप्लाई किया तो मैं एक काम करता हूं, मैं इसको इक्वेशन नंबर 3 बोलता हूं. लेट मी जस्ट गेट rid of this for the time being. तो इक्वेशन 3 करेक्ट है, यस. फिर I3 क्या है, I1 प्लस I2 है, यस करेक्ट, तो करेक्ट है. देन इक्वेशन नंबर 2 और 4 सॉल्व करो, मतलब सब्ट्रैक्ट करो बेसिकली. ऐड करो, ऐड नहीं कर सकते, सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा. तो व्हाट आई विल डू इज आई विल डू इक्वेशन नंबर 4 माइनस इक्वेशन नंबर 2. तो 4I1 प्लस 7I2 इक्वल टू 5. 4I1 minus 3I2 equal to 10. माइनस 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 7 माइनस ऑफ माइनस प्लस हो जाएगा 10I2 equal to -5.
तो आपको I2 मिल जाएगा -1/2 एम्पियर, राइट। ओके, तो करंट थ्रू 3 ओहम इज 1/2 एम्पियर, क्योंकि करंट थ्रू 3 ओहम इज I2 and current through 3 ohm is I2 and current through 4 ohm is I1। अब प्रॉब्लम यहाँ पे ये है, इन्होंने दो 4 ओम दे दिए, मतलब सभी फाइंड करना पड़ेगा, तो I1 भी फाइंड कर लो, वी हैव नो अदर ऑप्शंस। तो सब्स्टिट्यूट दिस वैल्यू ऑफ I2 इन इक्वेशन नंबर 2 और 3, जहां सब्स्टिट्यूट करना होगा वहां सब्स्टिट्यूट करो। So you can put this value here or you can put this value in equation number 4, जहां भी सब्स्टिट्यूट करना है करो, and you can find I1 also। Therefore substituting I2 in, let us say, equation 2, we get I1 equal to, तो I1 मिल जाएगा आपको सॉल्व करने के बाद, and I think it should turn out to be 2.12 ampere। I have done this calculation, so also you get I3 as I1 plus I2, तो I1 is half माइनस के साथ, I1 is 2.12 and I2 is -1/2, so just adding this, solving this, you will get 1.62 ampere as I3। क्वेश्चन इजी है, मैं वापस रिपीट कर रहा हूँ, there is no point of getting jumbled, it is only part of calculation that you have to do। हमारे पास एक नेटवर्क है, उसमें 2 4 ओहम के और एक 3 ओहम का रेजिस्टेंस है, 3 करंट्स दिखाए हैं I1 I2 I3, 2 बैटरी दिखाई है 10 वोल्ट एंड 5 वोल्ट। हमको बोला है फाइंड द करंट थ्रू 4 ओहम एंड 3 ओहम। तो ऐसे क्वेश्चंस में आपको लूप लॉ अप्लाई करना पड़ता है। सबसे पहले मैंने जंक्शन लॉ अप्लाई कर लिया, मतलब किरचॉफ फर्स्ट लॉ अप्लाई किया, and what we can say is at point F, which is the junction point, total current is I1 plus I2, which is equal to I3। गुड। फिर हमने 2 लूप, एक ऊपर का एक नीचे का लूप, उस पर किरचॉफ लूप लॉ अप्लाई किया, तो मुझे मिला इक्वेशन नंबर 2, 4I1 minus 3I2 equal to 2 और 4I1 plus 7I2 equal to 5, इक्वेशन नंबर 4 आफ्टर सब्स्टिट्यूटिंग फॉर I3। तो मुझे 2 इक्वेशंस मिल गए, 2 अननोन है, दोनों को सॉल्व करूंगा, I2 मिलेगा। इक्वेशन नंबर 2 और 4 किसी भी एक में आप I2 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके I1 फाइंड कर सकते हो, और I1 की वैल्यू मिलती है 2.12 एम्पियर। देन I3 इज जस्ट I1 प्लस I2, तो दोनों को ऐड कर दो, जो भी वैल्यू आएगी दैट इज I3। सो दिस इज डन। इतना ही क्वेश्चन है, एंड देयर इज नथिंग मोर देन दिस टू दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। नेक्स्ट इज रिलेटेड टू व्हीटस्टोन्स नेटवर्क, जो हमने रिसेंटली सीखा है। At what value should the variable resistor be set such that the bridge is balanced? ओके, वेरिएबल रजिस्टर, पहले तो वेरिएबल रजिस्टर क्या है यहाँ पे वो पता होना चाहिए। मैंने कल आप लोगों को व्हीटस्टोन्स मीटर ब्रिज में बताया था कि वेरिएबल रजिस्टर के ऊपर आप एक एरो हेड देते हो, मतलब Q इज वेरिएबल रजिस्टर हियर। ओके, फिर आगे बोला है इफ द सोर्स वोल्टेज इज 30 वोल्ट, फाइंड द वैल्यू ऑफ द आउटपुट वोल्टेज अक्रॉस XY। तो जो व्हीटस्टोन ब्रिज के सेंटर में वी आउट है XY, वो वैल्यू फाइंड करनी है। क्वेश्चन इज रियली रियली सिंपल। सिर्फ प्रॉब्लम ये है कि हमने जो नेटवर्क सीखा है ना, और ये जो नेटवर्क दिया है, इट इज जस्ट 2 अलग अलग ओरिएंटेशंस है। हमने यही डायग्राम ड्रॉ किया था, सो जस्ट टू मेक योर कंफ्यूजन लिटिल क्लियर, हम लोगों ने ऐसा ही डायग्राम ड्रॉ किया था, सिर्फ हमने ओरिएंटेशन अलग रखा था। तो वी वर शोइंग इन द थियरी पार्ट समथिंग लाइक दिस, ये ए पॉइंट, ये सी पॉइंट, ये बी पॉइंट, ये डी पॉइंट, राइट। इसको R1 बोला था मैंने,
इसको मैंने बोला था R2, then R3, then R4, and we have connected a battery here with through a key. ऐसा हमने डायग्राम ड्रॉ किया था। तो A से B के बीच में हमने जो लिखा है वो R1 लिखा था हमने, तो यहाँ पे उसको P बोला है। B से C के बीच में जो था उसको हमने R2 बोला था, यहाँ पे 300 ओम है। C से D के बीच में जो था उसको R4 बोला था, यहाँ पे ये 4.4 किलो है। और A से D के बीच में जो था उसको हम लोगों ने बोला था R3, इसको यहाँ पे Q बोला है। इतना ही डिफरेंस है। तो आपको सिर्फ ये आइडेंटिफाई करते आना चाहिए, राइट? सिंपल। अंडर बैलेंस्ड कंडीशन, under balanced condition, what we can write is R1 by R2 equal to R3 by R4. What is R1 here is P and the value is 1.36 kilo ohm. तो मैं लिख देता हूँ 1.36 किलो मतलब 10 power 3 upon R2 is 300 ohm, R3 तो फाइंड ही करना है which is Q, R4 is 4.4 kilo ohm. So therefore you will get Q is equal to 1.36 into 10 power 3 into 4.4 into 10 power 3 upon 300. Okay, right? Then just solve this. आपको ये solve करना पड़ेगा and you will find out values. So this is something you have to do because 1.36 into 4.4 by 3, 10 power 6 नीचे 10 power to 10 power 4 आ गया। तो I'll quickly do it on calculator. Just give me little bit of time. I'll just do it now. But you're not supposed to use calculator. You are supposed to use log tables. 1.36 multiplied by 4.4 divided by 3 is 1.99 into 10 power 4. So 1.994 into 10 power plus 4. Therefore Q is equal to 19.94 into 10 power 3 ohm. मतलब Q की वैल्यू आपके पास आ गई 19.94 किलो ओहम। नथिंग, सिर्फ you have to identify what is R1, what is R2, what is R3, what is R4. इससे ज्यादा तो कुछ था ही नहीं यहाँ पे। इजी। फिर नेक्स्ट पार्ट में क्या बोला है, तो आपका पार्ट 1 हो गया खत्म। नेक्स्ट पार्ट में आपको क्या पूछा है, सोर्स वोल्टेज 30 वोल्ट है तो आउटपुट वोल्टेज अक्रॉस एक्स वाई वी आउट क्या होगा। हाउ डू यू सॉल्व दिस क्वेश्चन इज सिंपल। आपको ये देखना होता है व्हाट इज द टोटल रेजिस्टेंस, राइट, अक्रॉस आर्म एडीसी, क्योंकि यू आर सपोज टू फाइंड आउट आउटपुट अक्रॉस एक्स वाई। तो हाउ टू फाइंड आउट आउटपुट अक्रॉस एक्स वाई, आपको पता होना चाहिए आउटपुट मतलब वोल्टेज मतलब पोटेंशियल डिफरेंस मतलब I इंटू आर। तो पहले आपको पता होना चाहिए व्हाट इज R, you should also know what is I. Just a minute. Right. So if the source voltage is 30 volt, find the value of output voltage across XY when the bridge is balanced. Right. So how to solve this question? Right. So in any case, you need to know that output voltage here, ये निकालने के लिए what they are trying to ask you is
दैट वी आउट आपको फाइंड करना है, तो दैट वी आउट इज VB minus VD, potential difference between point B and D, which means that the bridge is not balanced. तो क्वेश्चन is wrongly framed. मैंने आपको कल ही बताया था अगर ब्रिज बैलेंस होगा अंडर बैलेंसिंग कंडीशन देयर इज नो करंट थ्रू दैट ब्रांच, करेक्ट। कौन सा ब्रांच? बी से डी करंट नहीं जाएगा, मतलब यहाँ पे गैल्वेनोमीटर लगाया था हम लोगों ने, गैल्वेनोमीटर से करंट नहीं फ्लो होगा, मतलब पोटेंशियल एट पॉइंट बी एंड पॉइंट डी आर सेम, और यहाँ पे पॉइंट बी और पॉइंट डी में पोटेंशियल सेम नहीं है। इंपॉर्टेंट थिंग, if the source voltage is 30, find the output voltage across xy or xy are connected to B and D points. So actually they are asking you what is VB minus VD, correct, या फिर VD minus VB। अगर VB greater है तो VB minus VD, VD greater है तो VD minus VB, right? Now the question is, how do you find out potential difference VB minus VD? तो मैं क्या करूंगा, a simple trick, I will just adjust VA। तो मैं क्या करूंगा, VA minus VB minus VA minus VD, है ना। इससे क्या हुआ, मैंने सिर्फ VA एडजस्ट कर लिया, दैट्स इट, प्लस और माइनस, so I am just adjusting these two things, that's it। इसको एडजस्ट कर रहा हूं, राइट। इससे क्या होगा, इस एडजस्टमेंट से क्या होगा, that you can actually VA minus VB is potential difference between B and A, potential difference between point BA, and VA minus VD is potential difference between AD, okay। So we are just adjusting terms and nothing else। So output voltage V out is VBA, potential difference between B and A मतलब potential difference between these 2 points, and AD मतलब between A and D, right। इसका मतलब मुझे VBA और VAD फाइंड करना पड़ेगा। अब हाउ डू यू फाइंड आउट पोटेंशियल डिफरेंस, करंट इनटू रेजिस्टेंस, तो वो कैसे करेंगे, तो वो निकालना पड़ेगा। मतलब यू हैव टू फाइंड आउट वैल्यू ऑफ I1 एंड I2। अभी I1 और I2 की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, दैट इज आल्सो अ बिग टास्क, right। So how do you find out I1 and how do you find out I2? So what I would like you to do is do this as an assignment and let me see if you can do it or not। मैं क्वेश्चन वापस एक्सप्लेन कर देता हूँ। क्वेश्चन में व्हीटस्टोन्स नेटवर्क दिया है, पहले आपको बोला है दैट अगर ब्रिज बैलेंस है तो Q का वैल्यू क्या होगा, तो हमको पता है बैलेंसिंग कंडीशन में R1 अपॉन R2 इक्वल टू R3 अपॉन R4 होता है। हमने सिर्फ R1 R2 R3 R4 को आइडेंटिफाई किया है, वैल्यू सब्स्टिट्यूट की है, बात खत्म हो गई यहाँ पे। फिर आपको बोला है कि अगर सोर्स वोल्टेज 30 वोल्ट है तो वी आउट, इस फिगर में जो वी आउट है मतलब वोल्टेज अक्रॉस एक्स वाई, वो क्या होगा। तो वोल्टेज अक्रॉस एक्स वाई मतलब पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस एक्स वाई मतलब पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस वीबी, तो वी आउट विल बी वीबी माइनस वीडी। तो सिर्फ वीबी और वीडी फाइंड कैसे करेंगे, दैट इज योर टास्क, दैट इज योर असाइनमेंट फॉर टुडे, बिकॉज आई वांट यू टू डू इट। और एक मैंने लास्ट टाइम भी दिया था 13th क्वेश्चन मैंने बताया था, उसका पार्ट भी, वो भी कल मुझे वन ऑफ यू वर्षा रिमाइंडेड मी कि वो करवाना है, वो पेंडिंग है। So you have to do this as an assignment
because I am telling you this is very important for CET, for JEE, for NEET, how to find this. एक बार ये समझ में आ गया then it is easy thing. So you have to do this. At the end of today's session, I am going to revise everything that we did today. वो करेंगे हम लोग. तो let's move to next question. Two resistances 2 ohm and 3 ohm are connected across the two gaps of the meter bridge. मीटर ब्रिज याद होगा अगर आपको तो मीटर ब्रिज में ये होता है कॉपर स्ट्रिप C1, बीच में एक स्ट्रेट स्ट्रिप होता है कॉपर का, इसको C3 नाम दिया था. फिर यहाँ पे एक और एल शेप्ड स्ट्रिप होता है, एल शेप्ड स्ट्रिप होता है यहाँ पे अगेन विच वी कॉल्ड एज C2. आपको याद होगा कि यहाँ पे एक 1 मीटर का वायर लगता है बिटवीन पॉइंट्स A एंड C. आपको याद होगा कि हमने लेफ्ट गैप में अननोन रेजिस्टेंस लगाते हैं, तो इन्होंने बोला है कि लेफ्ट गैप में 2 ओहम है और राइट गैप में यहाँ पे 3 ओहम रेजिस्टेंस है as shown in figure. तो वापस figure is missing, so I will just paste figure also. Instead of drawing, I'll just paste figure over here. Okay, so we have figure now. Calculate the current through the cell when the bridge is balanced and the specific resistance of the material of the meter bridge wire. Given the resistance of the bridge is 1.49 ohm and its diameter is 0.12 centimeter. So the question again is simple. अगर आपको व्हीटस्टोन्स नेटवर्क अच्छे से समझा है तो सिंपल है. मतलब ये कि आप हमेशा बिट्स एंड पीसेस में पार्ट्स में चीजों को समझ लो. ऐसा है कि ये R1 था, ये R2 था, ये R3 था और ये R4 था. जब बैलेंस्ड कंडीशन है तो जितना करंट AB से जा रहा है उतना ही करंट BC से जाएगा जब बैलेंस्ड है, क्योंकि B से D पॉइंट तक कोई करंट फ्लो नहीं होता. मतलब जितना करंट AD से जाएगा उतना ही करंट DC से जाएगा. You should always know when the current through two resistances are equal, then they are in series. अगर ये पता होगा तब जाके ये क्वेश्चन सॉल्व होगा, नहीं तो नहीं हो पाएगा. इसका मतलब ये होता है कि R1 और R2 सीरीज में है और इसका मतलब ये भी होता है कि R3 और R4 भी सीरीज में है और इसका मतलब ये भी होता है कि R1 R2 का सीरीज कॉम्बिनेशन और R3 R4 का सीरीज कॉम्बिनेशन पैरेलल में है. राइट. तो to solve this question, it is important that you understand this particular thing. अगर ये आपको नहीं समझा तो क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा. वेरी वेरी सिंपल थिंग. करेक्ट. ओके. और आपको ये भी पता होना चाहिए, क्या इसको हम लोग R1 बोलते हैं क्योंकि यहाँ पे पॉइंट A था, सॉरी नहीं नॉट यहाँ पे, बट एनीवेज एक ही बात है. वो यहाँ पे पॉइंट A था, ये पॉइंट C था, ये पॉइंट B है, ये पॉइंट D है. A और B के बीच में R1 होता है, मतलब ये R1 है. B और C के बीच में R2 होता है, मतलब ये R2 है. और ये जो AD पार्ट वायर है उसका जो रेजिस्टेंस होगा वो R3 होगा और दिस विल बी R4. If you know this much, then you can solve the question. अब आगे बोला है given the resistance of the bridge wire is 1.49 and its diameter is 0.12. इसका क्या मतलब होता है? That is what I want to know from your side. ओके, क्योंकि जब तक ये पता नहीं होगा तब तक सॉल्व नहीं कर सकते. राइट.
तो I am sorry, but I am again forced to put you under some more work. I want you to revise Wheatstone's network today again if you want to solve this question. मैं अभी कुछ भी बता दूंगा तो आपको नहीं समझेगा, और टेक्स्ट बुक तो बिल्कुल देखना नहीं, क्योंकि टेक्स्ट बुक में जिस तरीके से लिखा गया है कुछ नहीं समझेगा, ये भी नहीं, प्रीवियस वाला भी नहीं। तो आई एम फोर्सिंग यू टू रीड दिस क्वेश्चन फर्स्ट एज एन असाइनमेंट, और खुद सॉल्व करने की कोशिश करो। और इसके लिए रिक्वायर्ड कंडीशन ये है कि व्हीटस्टोन्स नेटवर्क और मीटर ब्रिज दोनों के दोनों टॉपिक वापस रिवाइज करने पड़ेंगे, बिकॉज आई एम वेरी श्योर दैट ये जो कुछ भी लिखा है इस क्वेश्चन में यू विल नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड अनलेस यू हैव अंडरस्टूड दोज टू टॉपिक्स वेरी क्लियरली। तो व्हाट वी हैव डन सो फार टुडे, मुझे आज ज्यादा रिवीजन लेना पड़ रहा है बिकॉज इट्स लिटिल कंफ्यूजिंग टॉपिक। वैसे इफ यू फील कंफ्यूज तो कंफ्यूजिंग, अदरवाइज नॉट, नो कंफ्यूजन हियर। 9.2 में दो बैटरीज थे, 7 एंड 12 वोल्ट, दोनों का इंटरनल रेजिस्टेंस था, सॉरी 7 एंड 13 वोल्ट, दोनों का इंटरनल रेजिस्टेंस था 1 ओम एंड 2 ओम रिस्पेक्टिवली। इन दोनों को आपने पैरेलल में कंबाइन लगा दिया विथ 12 ओम रेजिस्टेंस, राइट? गुड, इजी टास्क। देन दो लूप लो। कंफ्यूजन कहाँ होता है मैं बता देता हूँ, और उसको सिंप्लीफाई कैसे करना है मैं वो भी बता देता हूँ। ये एग्जाम्पल 9.3 और एग्जाम्पल 9.2 सेम ही है। क्यों? मैं एक्चुअली ये रेजिस्टेंस को बीच में लगा के एक बैटरी ऊपर और एक बैटरी नीचे ऐसे भी लगा सकता हूं, राइट? मैंने जानबूझ के यहाँ पे एक कंप्लीट लूप लिया था, कंप्लीट लूप मतलब ये बाहर का लूप, और मैंने एक लूप लिया था नीचे का, और मैंने पिछले मतलब नेक्स्ट एग्जांपल में एक ऊपर का लूप लिया है, एक नीचे का लूप लिया है, राइट? तो जब आप एक रेजिस्टेंस को दो बैटरी के साथ पैरेलल में कंबाइन कर रहे हो तो आप ऐसा डायग्राम भी ड्रॉ कर सकते हो। तो क्वेश्चन नंबर 9.2 और 9.3 इज मोर और लेस सेम थिंग। तो मैंने अगर रेजिस्टेंस को बीच में दिखाया था, एक बैटरी ऊपर एक बैटरी नीचे, तो एक ऊपर का लूप लेंगे, एक नीचे का लूप लेंगे, because this is the thing that comes from basic understanding of circuits। पैरेलल मतलब पैरेलल, तो रेजिस्टेंस को नीचे दिखाओ, बीच में दिखाओ, ऊपर दिखाओ, बस दोनों बैटरी उसको कनेक्ट करो इन पैरेलल, दैट्स इट। ऐसे क्वेश्चंस में दो लूप लगाने पड़ते हैं, दो इक्वेशन, दो अननोन बनाना पड़ता है, उसको सॉल्व करना होता है। दैट इज ऑल वी हैव डन इन दिस क्वेश्चन। यहाँ पे भी वही किया है, नथिंग न्यू। 9.2 and 9.3 are exactly same questions with just two extra resistances here। और एक्स्ट्रा भी नहीं है, क्यों नहीं है? ये और ये सीरीज में है, ये और ये सीरीज में है। हाँ, तो फिर पिछले एग्जांपल में भी तो वही था, ये आ गया सीरीज, ये आ गया सीरीज और एक एक्स्ट्रा रेजिस्टेंस। तो क्वेश्चन नंबर 9.2 and 9.3 they exactly are same questions, they are not really different, they are same questions। okay, so that is what you have to understand। अब जब रिवाइज करने बैठोगे तब थोड़ा थोड़ा लिंक लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पहले तो व्हीटस्टोन्स नेटवर्क में R1, R2, R3, R4 को आइडेंटिफाई करना है। सिर्फ ब्रिज का ओरिएंटेशन 90 डिग्री से रोटेट करने की वजह से कंफ्यूज नहीं होना है, तो वहां से आपको Q वैल्यू इजीली मिलेगी। अब प्रॉब्लम ये है कि हमने क्या सीखा था, हमने ये सीखा था कि जब ब्रिज बैलेंस हो मतलब VB और VD पोटेंशियल्स आर सेम, इसलिए करंट नहीं फ्लो होता B से D पॉइंट तक। पर यहाँ पे उन्होंने बोला है कि
ब्रिज बैलेंस है और आपको पूछा है कि आउटपुट कितना यहाँ पे आएगा। जब आप आउटपुट की बात करोगे मतलब x पॉइंट पे पोटेंशियल कितना जितना b पॉइंट पे पोटेंशियल, y पॉइंट पे पोटेंशियल कितना जितना d पॉइंट पे पोटेंशियल। मतलब अगर मुझे पोटेंशियल बिटवीन x एंड y मतलब vx माइनस vy निकालना है मतलब मुझे vb माइनस vd करना है। मतलब b और d पोटेंशियल सेम नहीं है तो ब्रिज बैलेंस कहाँ से हो गया फिर? ये आपको तभी समझेगा जब आप अच्छे से वेटस्टोन्स नेटवर्क को रिवाइज करोगे तब, राइट? सो माय रोल इज जस्ट टू अपलोड नोट्स जो मैंने नहीं किए बिकॉज स्कैनिंग प्रॉपर नहीं हो रहा है, बट आई विल फाइंड अ वे आउट एंड आई विल पुट नोट्स। अगर मैं आज नोट्स नहीं डाल पाया, आपके पास सॉफ्ट कॉपी टेक्स्ट बुक का है, राइट? मुझे पता है वो है, हार्ड कॉपी भी होगा, उसको रेफर कर सकते हो, नो इश्यूज। सो वी विल स्टॉप हियर एंड वी विल स्टार्ट विद JEE इन नेक्स्ट 15 minutes.